गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जय हिंद मित्रों। आप सभी काफ़ी अच्छे तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। आई होप आप अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान बहुत अच्छे तरीके से रख रहे होंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में आपका जो है मानसिक संतुलन सही हो, ये बहुत ज़रूरी आपका होता है। क्योंकि एग्ज़ाम को करने से पहले यदि आपके ऊपर मानसिक तनाव होगा, तो मानसिक तनाव की वजह से जो चीज़ें आपको अच्छे तरीके से आती हैं, वो आपके ध्यान से उतरने लगेगी, ठीक है? तो इसलिए आप अपने आप को इस 2 महीने में एकदम बहुत ही परफेक्टली अपने आप को रखिए। आपके पास जितने भी स्ट्रेस है, जितने भी दबाव हैं, उन सब दबावों को एकदम रिलीज़ कर दीजिए, साइड में रख दीजिए। अब आपके आने वाले अगले 2 महीने आपके जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं। ये ऐसा पहली बार हुआ है कि एनटीए वालों ने डेट पहले डिक्लेयर कर दिया है और एग्ज़ाम और फॉर्म जो है अभी तक फिल अप नहीं कराया है। तो ये आपके लिए बड़ी अपॉर्च्युनिटी है, आपको एक अच्छा मौका मिल रहा है कि एक समय आपको पहले बता दिया गया है, जिसमें आप अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से कर लें। इसमें आपको महत्वपूर्ण ध्यान कि क्या रखना है कि आपके आस-पास जितनी भी नेगेटिव चीज़ें हों, उनको आप इग्नोर करो। मोबाइल से आप दूरी बना लो और अपने कॉपी किताबों और अपने सिलेबस से अपना कीजिए। मोबाइल से दूरी बनाने का मतलब है सोशल मीडिया से आप दूर रहो। ठीक है? ज़्यादा किसी से फालतू बात मत करो जिससे आपका दिमाग खराब हो जाए या आपको अनहैप्पीनेस होने लगे। ऐसी कंडीशंस आपके सामने नहीं आनी चाहिए। आपको ऐसे लोगों से हमेशा जुड़े रहना चाहिए जो आपको पढ़ाई के लिए मोटिवेट करे, जो आपको आपके टारगेट के लिए हमेशा आगे बढ़ाने का प्रयास करे। तो उन लोगों के साथ ज़रूर जुड़ोगे तो आपको ज़रूर फ़ायदा होगा और हमेशा पॉजिटिव लोगों के साथ जुड़िए और आप भी स्वयं पॉजिटिव बने रहिए। ठीक है? तो ये रही एग्जाम की स्ट्रेटजी। एग्जाम को तैयार करने के लिए डेली हम आपसे 2-3 मिनट में ऐसी बातें करेंगे जो आपके माइंड को एकदम फ्रेश कर देगा, ठीक है? सो आई होप पिछली क्लास में जो हम लोगों ने पढ़ा है उसको आपने काफी अच्छे ढंग से उसको कवर कर लिया होगा। इसी को मानते हुए अब हम लोग आगे की ओर चल रहे हैं। आप लोगों ने कवर कर लिया है, बताइए कौन कौन है? सेल्वी है और श्वेता है। आप लोगों ने कवर कर लिया ये चीजें, ठीक है? तो अब हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। हम लोगों ने कल न्याय के आधार पढ़े, न्याय कह रहे अनुमान के आधार हम लोगों ने पढ़े थे और अनुमान के पंचावय पढ़े थे। अभी मैंने एक यूट्यूब पर एक मैसेज पढ़ा, उसमें एक बच्चे ने लिखा है, एक लर्नर ने लिखा है कि सर एक ही वीडियो को आपने 2 बार डाल दिया। मैं जिन्होंने मैसेज किया उनसे मैं कहना चाहता हूँ कि आप जो है आपने शुरुआत का केवल ग्राफ देखा है। क्यों? क्योंकि आपके प्रत्यक्ष प्रमाण की जब हम बात करेंगे, प्रत्यक्ष प्रमाण 2 भागों में डिवाइड हुआ था, एक लौकिक में और एक अलौकिक में डिवाइड हुआ था। लेकिन लौकिक वाले को मैंने पूरा समझाया था, अलौकिक वाले मैंने ग्राफ को पहले से बना के रखा है, उसके बाद मैंने कंटिन्यू अलौकिक को बताया है। तो आप पूरा वीडियो देखिएगा, उसके बाद आप बताइएगा कि कहाँ पर आपका 2 वीडियो नहीं डले, सेम वीडियो नहीं है, उस पे अंतर है आपका, ठीक है? जब आप देखेंगे, पूरा देखेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है? एक तो ये रही बात, तो उनके लिए मैसेज था जिन्होंने ये मैसेज किया था। अब दूसरी बात हम लोग करते हैं नेक्स्ट कि न्याय में व्याप्ति संबंध की बात कर रहे थे कि अनुमान जो है हम लोग किस पर बात करें, अनुमान पर, ठीक है? किस पर? अनुमान, इन्फ्रेंस। इन्फ्रेंस में हम लोग डिस्कस कर रहे थे इन्फ्रेंस का बेस क्या है। इन्फ्रेंस जो है अनुमान जो है किसके द्वारा माना जाता है, ये बताया गया था। तो ये बताया गया था, मैंने क्या बताया था, व्याप्ति। ठीक, व्याप्ति। व्याप्ति का अर्थ हम लोगों ने कल बहुत अच्छे तरीके से, बहुत सही और बहुत एग्जाम्पल्स के थ्रू हम लोगों ने डिस्कस किया था। व्याप्ति क्या होता है? व्याप्ति एक विशेष प्रकार का संबंध होता है। क्या होता है? विशेष प्रकार का संबंध। विशेष प्रकार का। सर वो क्लासेस नहीं लेती है, सिर्फ वैसे यूट्यूब पे वीडियो देखती होंगी, तो क्या हो? रुकमाणी नाम से है। हाँ हाँ, वो
इसी वजह से हुआ। ठीक, तो ये विशेष प्रकार का जो संबंध है हम लोगों ने उस पर बात करी थी। ठीक है, तो न्याय के अनुसार व्याप्ति की विधियां क्या है, इसकी विधियों के बारे में जानेंगे। इनकी विधियां क्या क्या है। व्याप्ति की जो विधियां है एग्जाम में वही पूछी जाती है। सबसे पहले आपका इसमें कहते हैं इसकी टोटल 6 विधियों के बारे में बात करी गई है। कितनी? 6 विधियों के बारे में बात करी गई है। नंबर एक पर आपका होता है अन्वय। ठीक, नंबर एक पर आपका क्या होता है? अन्वय होता है। फिर नंबर 2 पर आपका क्या आता है? नंबर 2 पे आपका व्यतिरेकी आता है, व्यतिरेक। ठीक, व्यतिरेक आता है। फिर नंबर 3 पे हम बात करेंगे। नंबर 3 पे आपका आता है व्यभिचारागरा। सर हमसे तो बोला भी ना जाएगा, हाँ, कुछ कुछ वर्ड ऐसे हैं इसके। चाराग्रह, व्यभिचाराग्रह होता है, व्यभिचाराग्रह होता है आपका। 3 ही हो गए। फिर नंबर 4 पे हम जो बात करेंगे, नंबर 4 पे आपका आता है उपाधि निराश। उपाधि निराश। ठीक, उपाधि निराश होता है। फिर आपका नंबर 5 पे जो आपका आता है वो होता है तर्क होता है। और नंबर 6 पे जो आपका होता है आपका सामान्य लक्षण प्रत्यक्ष होता है। सामान्य लक्षण प्रत्यक्ष होता है। ठीक, ये आपके होते हैं। ठीक, नोट डाउन कर लीजिए, इसको डिस्कस करते हैं। सर ये इस उपाधि निराशा है ना? उपाधि निराश। और एग्जाम में भी डिट्टो यही इंग्लिश लिखकर आती है, अन्वय लिखकर आ जाता है ना, व्यतिरेक लिखकर आ जाता है, व्यभिचाराग्रह लिखकर आता है, उपाधि निराश, तर्क और सामान्य लक्षण प्रत्यक्ष आते हैं आपके। अब यहाँ पर हम लोग 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। सबसे पहला नंबर पे कौन आता है? आपका अन्वय आता है। अब बात होती है कि अन्वय होता क्या चीज है, तो आप याद रखिएगा अन्वय की बात हम कैसे करेंगे। कहते हैं कि जब एक वस्तु के भाव से दूसरी वस्तु का भी भाव होना ही आपका अन्वय कहलाता है। मतलब एक वस्तु के होने पर जब हमें आभास हो जाए कि दूसरी वस्तु भी यहीं कहीं होगी, तो इसी को हम बोलते हैं अन्वय। क्या बोलते हैं? इसी को हम बोलते हैं अन्वय। मतलब कि जहां जहां धुआं है वहां वहां आग है, ये कंडीशन क्या कहलाती? इन दोनों में जो संबंध है कि एक के होने पर दूसरे का होना भी जरूरी है। अब जैसे मान लो 2 मित्र है, अब 2 मित्र है वो हमेशा साथ उठते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, सब कुछ करते हैं। अब हम एक दिन रास्ते मार्केट में जा रहे थे, तो मार्केट में हमने एक व्यक्ति को, उसके एक फ्रेंड को देखा, तो मैंने स्वतः ही अनुमान लगा लिया ना कि दूसरा भी यहीं कहीं इसी के आसपास होगा। ठीक, जब कभी ऐसी कंडीशन होती है तब उसे हम कहते हैं कि ये अन्वय होता है। तो आप लोग परिभाषा लिखिएगा, लिखिए। एक वस्तु के भाव से दूसरी वस्तु का भी भाव होना अन्वय कहलाता है। द फीलिंग ऑफ वन थिंग एंड द फीलिंग ऑफ एन अदर थिंग इज कॉल्ड अन्वय। ठीक है, इज कॉल्ड अन्वय। सर भाव होगा कि अभाव होगा? भाव होगा। भाव का मतलब होता है कि आप, जैसे मैंने बताया ना कि आप बताओ 2 लोग, जैसे 2 मित्र, मैंने आपको एग्जांपल दिया कि एक 2 मित्र है वो हमेशा साथ में दिखाई देंगे। या आप इसका एग्जांपल प्रकृति के नियम पर चलो लेकर चलते हैं। कहते हैं अगर दही है, जहां पर दही है तो उसमें दूध की मात्रा मिली है कि नहीं मिली है, बताओ आप लोग। अगर दही है दूध तो दही। दही के होने से हमें दूध के होने का भी पता चलता है। क्लियर पॉइंट? हाँ।
उसी प्रकार हम कह सकते हैं जहां जहां धुआं है वहां वहां आग होगी। ये 100% है कि अगर धुआं है तो आग भी जरूर होगी। ठीक, तो आप इसका एग्जाम्पल लिख सकते हैं। आप एग्जाम्पल लिखेंगे, जहां जहां धुआं है वहां वहां आग। ठीक है, वहां वहां आग है। ठीक, ये पॉइंट क्लियर हुआ कि यहाँ पर यदि अगर धुआं है तो आग जरूर होगा। बिना बिना जो है आग के धुआं ही नहीं, मतलब धुआं है तो धुआं का रीजन क्या है, आग होना लाजमी है। अब इसको उसी अब इन दोनों के संबंध, अब देखिए केवल भाव, जब कभी भाव की बात आ जाए तो भाव में अन्वय होगा। क्या हो जाएगा, भाव में अन्वय हो जाएगा। लेकिन जब इन दोनों के संबंधों की बात करें तो इनका संबंध अलग होगा। जैसे दो फ्रेंड है, मैंने एग्जांपल जो दिया एक ही एग्जांपल को अगर हम लेकर बता रहे हैं, जैसे उसमें उन दोनों में संबंध नहीं देख रहे हैं, केवल एक के उपस्थित होने पर दूसरे का हमें पता चल रहा है कि यहीं पर कहीं होगा, इधर उधर इसके आसपास ही होगा। तो ये जो है ये आपका अन्वय कहलाता है। लेकिन जब कभी आपसे पूछा भाई इन दोनों में संबंध क्या है, संबंध की बात जब आ जाए तब व्याप्ति हो जाएगा। लेकिन एक के होने पर जो हमें दूसरे का आभास होता है, दूसरे के होने का हम जब अनुमान लगाते हैं तो वही आपका अन्वय कहलाता है। क्लियर है पॉइंट, मान लगाते हैं ना किसी एक व्यक्ति, एक अगर हमने किसी एक चीज को देखा तो हमने स्वतः ही अनुमान लगा लेते हैं कि दूसरी भी यहीं कहीं पड़ी होगी, सामान दूसरा कहीं यहीं होगा। एग्जाम्पल जो एग्जाम में आपका आता है ये होता है। ठीक है, ये होता है आपका। यहाँ पे अन्वय की बात हम लोग कर रहे थे। अन्वय क्या होता है, अन्वय वो हिंदी में भी अन्वय बोलते हैं, अंग्रेजी में भी अन्वय बोलते हैं। इसमें बोला है द फीलिंग इज ऑफ वन थिंग एंड द फीलिंग ऑफ एन अदर थिंग इज कॉल्ड अन्वय। ठीक, जब कभी भी एक वस्तु को हम देखते हैं और अनुमान लगा लेते हैं कि दूसरी वस्तु भी इसी के आसपास होगी, तो इस प्रकार के अनुमान को हम लोग अन्वय कहते हैं। क्लियर पॉइंट। अब इसी को सर जो एक बार कर देंगे लाइन जो भी आपने बोली, जब हम कभी एक वस्तु को देखते हैं। जब कभी हम एक वस्तु को देखकर दूसरे वस्तु के होने का अनुमान लगाते हैं तो इस प्रकार के अनुमान को हम लोग अन्वय कहते हैं हम लोग। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं दूसरे की। दूसरा आपका व्यतिरेक है। व्यतिरेक क्या होता है इसके बारे में हम बात करेंगे। अभी तक हम भाव की बात कर रहे थे, अब हम लोग अभाव की बात करेंगे। और व्यतिरेक में क्या कहते हैं, व्यतिरेक में होता है एक वस्तु के अभाव से दूसरी वस्तु का अभाव हो जाना व्यतिरेक कहलाता है। ठीक है, लिख लेंगे एक वस्तु के, लिखिए आप लोग, एक वस्तु के अभाव से, ठीक है, एक वस्तु के अभाव से दूसरी वस्तु का अभाव होना। ठीक, एक वस्तु के अभाव से दूसरी वस्तु का अभाव होना ही आपका व्यतिरेक कहलाएगा। में जो ये अन्वय होता है इसको पाश्चात्य दार्शनिकों ने इसको क्या कहा है, मेथड ऑफ एग्रीमेंट। इसको क्या बोला है, मेथड ऑफ एग्रीमेंट लिखिएगा, मेथड। ठीक है, मेथड ऑफ एग्रीमेंट। ठीक, मेथड ऑफ एग्रीमेंट जब कभी आएगा तो मेथड ऑफ एग्रीमेंट में भी होता है कि कोई एक वस्तु है तो दूसरी वस्तु भी हमें वही दिखाई देगी, सेम डिट्टो। यही परिभाषा मेथड ऑफ एग्रीमेंट में होता है। ये पाश्चात्य वालों ने दिया है, जबकि भारतीयों ने अन्वय को दिया है। अन्वय को दोनों की परिभाषाएं, दोनों की कंडीशन, दोनों की सब चीजें सेम है, एक जैसी है। ठीक, अब हम लोग व्यतिरेक की बात करते हैं। व्यतिरेक में क्या है कि एक वस्तु के अभाव से दूसरी वस्तु का अभाव होना ही आपका क्या कहलाता है, व्यतिरेक कहलाता है। इसका एग्जाम्पल आप लोग लिख लीजिएगा, परिभाषा लिखिए आप लोगों ने।
हाँ, अगर आप इसको सरल भाषा में लिखेंगे कि एक के नहीं रहने पर दूसरे का भी नहीं रहना व्यतिरेक कहलाता है। अब जैसे इसका जस्ट अपोजिट कर दो, जहां जहां धुआं है वहां वहां आग है। अब इसका जस्ट अपोजिट करोगे कि जहां जहां आग नहीं है वहां वहां धुआं भी नहीं है। ठीक है, वहां पर भी जहां जहां आग नहीं होगा वहां वहां धुआं भी नहीं होगा। ठीक है ना, ये लाइन आप लिख लो इसमें एग्जांपल में, व्यतिरेक में लिखिए जहां जहां आग नहीं है, इसको मैं लिख देता हूं। देखिए जहां जहां आग नहीं वहां वहां धुआं नहीं। ठीक, ये आपका एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल को आप लोग लिख दो। सर एक और बोला था आपने, जैसे एक के बिना मतलब कुछ बोला था आपने, फिर वो हाँ, मैंने लाइन बोला आगे बोल था पाई। एक के नहीं रहने पर दूसरे का भी नहीं रहना व्यतिरेक कहलाता है। मतलब कोई एक नहीं है तो हमें अनुमान लग जाता है दूसरा भी यहाँ नहीं होगा। ठीक है ना, ये होता है। ठीक, अब इसको पाश्चात्य दर्शन में इसको क्या कहते हैं? पाश्चात्य दर्शन में इसको, पाश्चात्य वालों ने इसको बोला है, क्या बोला है कि मेथड ऑफ डिफरेंस। क्या बोला है? मेथड ऑफ डिफरेंस बोला है। इसको लिखिएगा, मेथड ऑफ, ठीक है, मेथड्स ऑफ डिफरेंस। ठीक, मेथड ऑफ डिफरेंस होता है। लिख लिया, चले अब सर पाश्चात्य दर्शन वाले बोले। क्या चीज पाश्चात्य दर्शन में बोलते हैं मेथड ऑफ डिफरेंस। लिख लिया, हाँ सर। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। अभी इससे संबंधित क्वेश्चन भी कराएंगे तो आप इसको डेफिनेशन को कई बार जब आप पढ़ोगे तभी आपको समझ में आएगा। अब हम लोग चलते हैं व्यतिरेक की तरफ, सॉरी व्यभिचाराग्रह। अब हम लोग बात करते हैं व्यभिचाराग्रह की बात करते हैं। अब देखिए इसमें क्या कंडीशन कहता है। इसमें कहते हैं कि दो वस्तुओं के बीच व्यभिचार का अभाव व्यभिचाराग्रह कहलाता है। मतलब कहते हैं द absence ऑफ एडल्ट्री बिटवीन टू थिंग्स इज कॉल्ड एडल्ट्री। व्यभिचार का मतलब होता है किसी भी चीज का, मतलब इसमें हम लोग बात करते हैं कि व्याप्ति संबंध की निश्चितता व्यभिचार के अभाव पर ही निर्भर करती है। जैसे इसको एग्जाम्पल के द्वारा जब हम लोग समझेंगे तब हम लोग को और समझ में आएगा कि धुआं के साथ हम निरंतर आग का अनुभव करते हैं। ठीक है, आज तक कोई भी ऐसा स्थान नहीं है जहां पर जो है ऐसा कोई स्थान नहीं देखा जाता है जहां धुआं हो परंतु आग ना हो। मतलब ऐसा जहां पर धुआं है वहां पर आग होगा, ये बात 100% है। लेकिन ऐसा कोई भी स्थान नहीं है जहां पर धुआं हो परंतु आग नहीं है। मतलब मैंने बोला कि दो वस्तुओं के बीच व्यभिचार का अभाव, व्यभिचार का मतलब होता है सही आचरण का अभाव ही आपका व्यभिचाराग्रह कहलाता है। ठीक है, लिखिए, लिखेंगे आप लोग दो वस्तुओं के बीच व्यभिचार का अभाव, व्यभिचार का अभाव व्यभिचाराग्रह कहा जाता है। सर विचार बोला है या व्यभिचार, व्यभिचार, दो वस्तुओं के बीच व्यभिचार का अभाव
व्यभिचाराग्रह कहा जाता है। फिर आगे लिखिएगा, व्याप्ति संबंध की निश्चितता, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, व्याप्ति संबंध की निश्चितता व्यभिचार के आधार पर ही निर्भर करती है। एक बार और रिपीट कर दीजिए। हाँ लिखिए, कौन सी दूसरी लाइन? जी सर, दूसरी बोल दीजिए। हाँ, दूसरी लाइन में व्याप्ति संबंध की निश्चितता व्यभिचार के अभाव पर ही, व्यभिचार के अभाव पर ही निर्भर करती है। लिख लिया? फिर नेक्स्ट लाइन लिखिए, देखिए, धुआं के साथ हम निरंतर, धुआं के साथ हम निरंतर आग का अनुभव करते हैं, आग का अनुभव करते हैं। ठीक, तो इसमें अब आपको ये समझ में आ गया, तो इसमें आपका क्या है, आपको ये इसमें बताया गया है इसके अंतर्गत कि आज तक कोई ऐसा स्थान नहीं देखा गया है जहां पर धुआं हो परंतु आग नहीं। लिखेंगे, जहां पर धुआं हो परंतु आग नहीं। ठीक, आग नहीं हो, ऐसा कहीं पर भी नहीं देखा गया है। ठीक है, जहां पर धुआं हो परंतु आग नहीं हो, ऐसा कोई भी स्थान नहीं है जो ऐसी कंडीशन को दिखाता हो। ठीक है, ठीक, क्लियर है पॉइंट? चले नेक्स्ट पॉइंट पे, उपाधि, उपाधि निराश पर अब हम लोग चलते हैं। किस पर चलते हैं? चौथे पॉइंट पे हम लोग उपाधि निराश क्या होता है इस पर डिस्कस हम लोग कर लेते हैं। उपाधि निराश में क्या होता है? लिख लिया ऊपर वाला पूरा बताइए। हाँ, अब लिखते हैं, अब उपाधि निराश में लिखेंगे। ठीक, उपाधि निराश में कहता है कि यह जो है व्याप्ति संबंध के लिए, व्याप्ति संबंध के लिए न्याय वालों के अनुसार अनौपाधिक संबंध का होना अत्यावश्यक है। अनौपाधिक संबंध का मतलब क्या होता है? क्या मैंने बोला? अनौपाधिक संबंध। ठीक, सर, इसे काम को दोबारा बोल दीजिए। क्या चीज? ये जो टर्म लिखा है उसको दोबारा थोड़ा बोल दीजिए। उपाधि निराश। ओके सर, ठीक है, उपाधि निराश। हाँ, ठीक है, तो इसमें कहते हैं कि व्याप्ति संबंध के लिए न्याय वालों के अनुसार अनौपाधिक संबंध का होना अत्यावश्यक है। मतलब अकॉर्डिंग टू द न्याय, इट इज नेसेसरी टू हैव एन इनफॉर्मल रिलेशनशिप। क्या है ये? इनफॉर्मल होता है, इनफॉर्मल रिलेशनशिप फॉर ए कॉम्प्रिहेंसिव रिलेशनशिप। ठीक, कॉम्प्रिहेंसिव रिलेशनशिप मतलब ये आपका इनफॉर्मल होता है आपका। सर, एक बार क्या हो गया? फिर से बोल दीजिए इसकी परिभाषा। हाँ, अभी बोल रहे हैं। ठीक, हमने इसमें बोला है कि व्याप्ति संबंध के लिए न्याय के अनुसार अनौपाधिक संबंध का होना अत्यंत आवश्यक है। अनौपाधिक संबंध का मतलब होता है आपका इनफॉर्मल, अनौपचारिक, वो आपका अनौपचारिक संबंध होना, ठीक है ना? अनौपचारिक संबंध होना अत्यंत आवश्यक है। अब जैसे इन्होंने एग्जाम्पल दिया, या इन्होंने और थोड़ा सा एक कदम आगे बढ़ा, इन्होंने कहा कि दो घटनाओं का संबंध। ठीक, लाइन को ध्यान से सुनिएगा, चाहे तो लिख लीजिएगा
कि दो घटनाओं का संबंध यदि किसी उपाधि पर निर्भर करे, ठीक, कहते हैं इफ द रिलेशन ऑफ टू इवेंट्स डिपेंड ऑन ए टाइटल, मतलब दो घटनाओं का संबंध यदि किसी उपाधि पर निर्भर करे, ठीक है, निर्भर करे, तो उनके बीच के संबंध को व्याप्ति संबंध नहीं कहा जा सकता। लिख लीजिएगा, लाइन को लिखिएगा, दो घटनाओं का संबंध यदि किसी उपाधि पर निर्भर करे तो उनके बीच के संबंध को व्याप्ति संबंध नहीं कहा जा सकता। ठीक, लिख लिया, मतलब लिख सकते इंग्लिश में भी, इट इज द इफ द रिलेशनशिप, ठीक है, इज द रिलेशन ऑफ टू इवेंट डिपेंड ऑन ए टाइटल इन द सेंस उपाधि निराश, ठीक है, उपाधि, देन द रिलेशनशिप बिटवीन देम कैन नॉट बी कॉल्ड अ कॉम्प्रिहेंसिव रिलेशनशिप, व्याप्ति संबंध को। अब हम लोग यहाँ पर उपाधि निराश में हम लोग कह रहे थे, परिभाषाएं हम लोगों ने लिख ली हैं कि यदि कोई, मतलब इसमें कहते हैं दो घटनाओं का संबंध यदि किसी उपाधि निराश पर निर्भर है तो उनके बीच के संबंध को व्याप्ति संबंध नहीं कहा जा सकता। जैसे उपाधि का मतलब होता है एक दूसरे पर निर्भर होना, एक को देखकर दूसरे की कल्पना करना, ठीक, जैसे हमने कह दिया आपसे दूध दही से दूध का होना, हमने कह तो दिया, लेकिन जरूरी नहीं है कि वहां दूध उपस्थित हो, वो उसके अंदर शामिल होता है। लेकिन इस एग्जाम्पल को आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, आपके एग्जाम में केवल दो ही चीजों को लेते हैं, पर्वत, धुआं और आग, यही तीन चीजें लेकर पूरी की पूरी कहानी को बताते हैं। तो उस एग्जाम्पल को इसमें कैसे फिट करना है ये भी देख लो। इसमें कहते हैं यदि कोई व्यक्ति आग को देखकर कहे कि धुआं, मतलब यदि कोई व्यक्ति आग को देखकर धुएं का अनुमान लगाए कि यहाँ आग जल रही है, इसका मतलब यहाँ पर धुआं होगा, तो आग तो पहले दिखाई नहीं देगी, दिखाई पहले क्या देगा आपको, आप दूर कहीं खड़े होंगे, मान लो 5-6 किलोमीटर दूर, और ऊपर आसमान में आप देखोगे तो आसमान में आपको धुआं दिखाई देगा कि आग दिखाई देगा, तो आप कहोगे आग नहीं दिखाई देगा, धुआं दिखाई देगा। ठीक, तो यहाँ पर ये कहा गया, तो ये तो ठीक है कि भाई धुआं देखकर आपने बताया तो वो ठीक है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि कोई आग को देखकर धुएं का अनुमान करे, तो दोनों के बीच व्याप्ति संबंध स्थापित थोड़ी होगा, तो उसमें एक दोष हो जाएगा। ये एक प्रकार का दोष है, मतलब इसमें लिख सकते हैं आग को देखकर धुएं का अनुमान, ठीक है, धुएं का अनुमान करना, धुएं का अनुमान करना, ये आपका क्या होता है, ठीक है, धुएं का अनुमान करना ये एक प्रकार का दोष होता है। इस दोष को हम उपाधि निराश बोलते हैं, ये एक प्रकार का दोष है, क्योंकि मैंने आपको बताया क्यों, यहाँ पर ये चीजें आपको क्लियर। तो इसमें कह सकते हैं आग जो है धुआं को तभी पैदा करती है जब जलवान हो या भीगी हो, मतलब इसमें एक प्रकार का जो है आग को देखकर धुएं का अनुमान कैसे लगा सकते हैं। अब धुआं उठता कैसे है, जब कभी भी आग में या आग जिससे उत्पन्न होती है उसमें किसी प्रकार का दोष उत्पन्न होता है, जैसे लकड़ी से आग तो उत्पन्न होती है, लेकिन लकड़ी अगर गीली होगी तो क्या उसमें आग निकलेगा, नहीं, तो धुआं का निकलने का कारण एक दोष होता है। ठीक, एक दोष के कारण, किसी कमी के कारण ही जो है धुआं निकलता है, नहीं तो आग जलकर राख हो जाएगा। जब तक वो राख नहीं होता है तब तक वो, अगर वो धीमे धीमे जलेगा तो वो धुआं निकलेगा ही निकलेगा आपका, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर आप कह सकते हैं आग और धुएं के बीच अनौपाधिक संबंध है आपका, ठीक है।
हेलो हेलो हेलो। आवाज आ रही है सर? हाँ हाँ, अब इस बात को समझने की जरूरत है कि अनौपाधिक संबंध में ये अनौपाधिक संबंध क्या होता है। अनौपाधिक या अनौपचारिक संबंध में होता है कुछ चीजें जब मेरा मन हुआ तब हम वो काम किए। उसी प्रकार लकड़ी है, लकड़ी जब सही रहेगी तो जलेगी, नहीं सही रहेगी तो धुआं देगी। तो इस प्रकार के संबंध को हम लोग अनौपाधिक संबंध बोलते हैं। जब कभी भी आग में किसी भी प्रकार का दोष होगा, किसी भी प्रकार की कमी होगी, तभी वहां से धुआं आपका उठेगा। ठीक है ना। तो ये याद रखना, उपाधि निराश का मतलब क्या होता है। जब इसमें बताया कि दो घटनाओं का संबंध हो, या दो घटनाओं का संबंध यदि किसी उपाधि पर निर्भर करे तो उनके बीच व्याप्ति संबंध नहीं कहा जा सकता। इसका एग्जाम्पल क्या है कि आग को देखकर धुएं का अनुमान करना ये आपका सही नहीं है, यही आपका उपाधि निराश कहा जाता है। तो इसमें व्याप्ति संबंध नहीं देख सकते हम लोग। ठीक है ना, इसमें व्याप्ति संबंध हम लोग नहीं दे सकते हैं। यहाँ पे इन दोनों के बीच कैसा संबंध है, आग और धुएं के बीच अनौपाधिक संबंध को देखा जाता है। अनौपाधिक संबंध क्या होता है, जहां पर भी कोई चीज निश्चित ना हो। अगर लकड़ी अच्छी है तो जल जाएगी, नहीं अच्छी है तो धुआं दे देगी। ठीक है ना। क्लियर पॉइंट इतने बताइए। ठीक है, चलो अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे बात करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आपका तर्क आता है। तर्क के बारे में हम लोगों ने काफी डिस्कस किया है कि अनुभव द्वारा जैसा हमने मतलब जो भी चीजें देखते हैं उसके बारे में हम कोई ना कोई तर्क लगाते हैं। ठीक है ना। तर्क क्या होता है, तर्क में चीजें पहले से आप चीजों के बारे में पता होता है और उसके बारे में आप बताते हो ऐसा पहले भी हुआ था इसलिए ये काम ऐसे ही होगा, तो वही आपका होता है पूरा। ठीक है। तो तर्क को हम लोग पहले ही बता चुके हैं। तर्क में क्या होता है हाँ कि तर्क। तर्क में हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं कि पहले कोई चीज का हमने अनुभव किया हो, पहले अनुभव किया हो और उसी के आधार पे हम किसी भी बात को आपके सामने रखे कि मेरा तर्क ये है कि पिछली बार भी ये कंडीशन हुई थी इसलिए इस बार भी यही आप देखते होंगे जितने डॉक्टर्स होते हैं, डॉक्टर्स के पास क्या होता है, डॉक्टर्स के पास हर एक मरीज आता है तो उनको क्या होता है, उनको लॉजिक लग जाता है कि भाई किसको कैसे बीमारियों का पता उनको कैसे होता है, अनुभवों के द्वारा। जब वो एक ट्रीटमेंट करते हैं, दो ट्रीटमेंट करते हैं और सभी में एक जैसे ही जो है लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे देखते नहीं है मलेरिया के लक्षण आपको है, पीलिया के लक्षण, तो डॉक्टर क्या करते हैं वो अनुभव के द्वारा उनको मिला है तो उन्होंने जो दवा आपको देते हैं वो एक लॉजिकल वे से देते हैं कि ये जो है उसको दिया था इनको भी देंगे तो ही ऐसा ही होगा, लेकिन बॉडी स्ट्रक्चर सब चीजों को देखकर वो दवा देते हैं। तो तर्क को इस आधार पर भी हम रख सकते हैं। आपके पास यदि कोई एग्जाम्पल हो तो आप लोग भी बता सकते हो, बताओ आप लोग बताइए। आप लोग के पास कोई तर्क हो तो आप लोग भी रख सकते हैं अपना। हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रही क्या। हाँ सर आ रही है सर। चलो आप लोग के पास कोई तर्क नहीं है, चलो कोई नहीं, तर्क मैंने बता दिया। तर्क की बात हम लोग तो कर रहे हैं, लॉजिक की बात, लॉजिक चलता ही है। ठीक है। अब आता है सामान्य लक्षण प्रत्यक्ष, इसको भी मैंने बता रखा है। बताओ सामान्य प्रत्यक्ष लक्षण जो है ये किसका जो है प्रकार है। जब प्रत्यक्ष का हमने दो भागों में डिवाइड किया था, एक लौकिक और एक अलौकिक, तो उसमें किसका था, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और अलौकिक। ऑर्डिनरी की बात करी थी हम लोगों ने, तो ये किसमें आएगा आपका। ये अलौकिक में आया था। हाँ अलौकिक मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में आया था। ठीक, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में आया था। पहली बात तो यही याद रखना है हम लोगों को, ये किसमें है, अलौकिक में आया था। ठीक, अलौकिक में अब आप अपनी कॉपी में पलट कर देख लो अलौकिक की परिभाषा, ये आप आपकी सामान्य
लक्षण प्रत्यक्ष क्या होता है? सर इसमें यह है कि जिस प्रत्यक्ष से हमें किसी जाति का बोध होता है। हाँ, जाति का भेद, किस जाति का बोध होता है। जाति का मीन्स होता है उसके समूह के गुण, उसके समूह का गुण। जैसे मैंने एग्जाम्पल आपको क्या दिया था, जैसे मैंने कहा कि राम जो है एक मनुष्य, श्याम मनुष्य है, इसलिए सभी मनुष्य क्या है, मरणशील है। मतलब उनके गुण की बात बताई कि अंततः सभी को मरना ही मरना होगा। चाहे भगवान राम थे, उनको भी मरना पड़ा, कृष्ण भगवान थे, उनको भी मरना पड़ा। मतलब जितने भी भगवान, मतलब ये तो प्रकृति के नियम के अनुसार थे। अगर जो प्रकृति के नियम को बनाता है, वो प्रकृति के नियम से ऊपर जो होगा वही तो ईश्वर कहलाएगा। लेकिन जो प्रकृति के नियमों को मान के चला है वो तो मनुष्य ही कहलाएगा आपका ना। ठीक, तो ये मनुष्य योनि में इन्होंने जन्म लिया है। अब ये अवतार है कि नहीं है ये हम लोग नहीं डिस्कस कर सकते। हाँ, लेकिन एक एग्जाम्पल के रूप में कह सकते हैं कि प्रकृति का नियम है, जिसने जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु होनी तय है। ठीक है, इस सृष्टि प्रक्रम में प्रकृति के नियम के अनुसार जिन लोगों ने जन्म लिया है उन लोगों की मृत्यु भी निश्चित है। ये बात जो प्रकृति का नियम है, ये ना हम कह रहे हैं ना आप कह रहे हैं। ठीक है, तो ये कंडीशन है आपकी। उसी प्रकार अलौकिक में हम जब बात करते हैं, अलौकिक में हम लोगों ने कहा था किसी भी जाति का भेद, जाति का और जाति के बारे में पता चलता है। जाति इन द सेंस, जैसे हम कह सकते हैं फूल है, कमल का फूल है, गुलाब का फूल है, सभी के अंदर एक विशेष प्रकार का गुण है जो सभी फूलों में होता है। क्या होता है आप लोग बताओ, बताइए क्या है सभी में कॉमन, क्या रहता है सभी फूलों में? फूल है सर, है? फूल है, खुशबू देते हैं। हाँ हाँ, सुंदरता नहीं, केवल खुशबू। बहुत से फूल जो है सुंदर दिखते हैं, बहुत से फूल सुंदर नहीं दिखते हैं किसी की। ठीक, तो वो पसंद पसंद की बात है, लेकिन खुशबू जो है इसमें कॉमन रहेगी। अगर वहां से खुशबू चलाएगा तो वो फूल नहीं कहलाएगा आपका। फूल तो कागज का भी बनता है। गुलाब में तो खुशबू नहीं है ना? नहीं, फूल तो आपका कागज का भी बनता है, लेकिन उसको हम कागज नाम देते हैं। अच्छा अच्छा। ठीक, तो हाँ इसकी हाँ। क्वालिटी क्या है, जैसे सभी मिठाई, कोई किसी प्रकार का भी आप ले लो, जलेबी ले लो, लड्डू ले लो, सब ले लो, उसमें एक मिठास रहती है ना। तो मिठास ही जो है आपका वो गुण होता है। ठीक, तो ऐसे ही एग्जाम्पल लेते हैं, तो वही सामान्य लक्षण। सामान्य का मतलब जो एक समान, जैसे सभी में गुण मिलते हो एक समूह में, तो वही आपको बताया गया है। आप इसका एग्जाम्पल कुछ भी लिख सकते हो, मनुष्य वाला लिख सकते हो, ठीक है, आप फूल वाला लिख सकते हो, आप मतलब मिठाइयों वाला लिख सकते हो, जो भी लिखना हो आप लिख सकते हैं इसके अंतर्गत। ठीक, क्लियर है पॉइंट? जी सर। ठीक, अब इसके बाद अब हम लोग जो डिस्कस करेंगे, इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, इसमें अनुमान के प्रकार होंगे। ठीक, अनुमान के प्रकार जो है एग्जाम में, मतलब जितने पॉइंट्स सब डिस्कस कर रहे हैं सब के सब से क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पर, ठीक है, सब के सबसे क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं यहाँ पर। स्क्रीनशॉट ले लूं? हाँ, स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा, बता रहे। सर आपने जो एग्जाम्पल में मनुष्य बताई उसका कॉमन एट्रीब्यूट क्या होगा? जैसे फूल का सुंदरता होगा, सॉरी फूल का महक हो गया, जैसे मनुष्य का क्या हो गया? मनुष्य हमेशा मरणशील रहता है ना, वो मरे, मतलब अगर उसने यहाँ पर जन्म लिया है तो अंतिम सत्य क्या है कि मृत्यु, अंतिम सत्य मृत्यु है। तो इसका एग्जाम्पल मैंने आपको दिया ना कि जितने भी आप लोग भगवान कहते हो, भगवान जितने भी थे उनको भी मृत्यु आई थी, उन लोगों को भी इस संसार से जाना पड़ा था। तो ये प्रकृति के नियम पर आधारित थे। ठीक, यदि अगर मतलब ईश्वर होते तो ईश्वर तो सर्वशक्तिमान होता है, वो स्वयं से रह सकता था जीवन पर्यंत अदृश्य होके, लेकिन नहीं, वो मृत्यु अपने शरीर को छोड़कर गए हैं ना। लॉजिकली वे में अगर आप देखो तो ईश्वर की संकल्पना ही नहीं है हमारे भारतीय दर्शनों में, वो तो एक जबरदस्ती उसको डाल दिया गया है। जब ये डाला कैसे गया है, जब उपनिषद बना था, उपनिषद में जब
अनेक प्रकार की भाष्य और टीका ट्रांसलेट किया गया, तो लोगों ने अपने स्वार्थ के अनुसार जो है उसको बताया था ना। जब आप पढ़ोगे उपनिषद, तो आप जितने भी वेद पढ़ोगे, किसी भी वेद में आपको देवी देवताओं का नाम नहीं मिलेगा। ठीक है, वहां पर मंत्रों का उच्चारण मिलेगा, जो साक्षात दिखाई देते हैं उनको केवल ईश्वर माना गया है। जैसे आपको सूर्य देखते हैं, अग्नि देखते हैं, ये सब देखते हैं, मतलब एक तरीके से ऐसा कंडीशन उस समय थी। ठीक, लेकिन आगे चलकर इन्होंने, अगर हम बात करें भारतीय परंपरा में, तो 33 करोड़ नहीं होता है, 33 कोटियां होती हैं। आपको बता दूं 33 करोड़ देवी देवताएं नहीं होते हैं, 33 कोटि होती है। क्या होती है? 33 कोटि होती है। अब यहाँ पर कोटि लिखा है, अब कोई इसको ट्रांसलेट करेगा तो ये करोड़ों में बदल जाएगा, तो इसीलिए 33 करोड़ का रट आजकल चल रहा है। लेकिन जब किसी ने डीप में पढ़ेगा तो 33 करोड़ नहीं है, 33 कोटियां होती हैं, जिसमें वैदिक परंपरा में बताया गया जो ज्ञानियां थे, ब्रह्म 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 था, ऐसे ही है, उसको 33 हम बता भी देंगे कि कौन कौन से 33 थे आपके। ठीक है ना, आदित्य, वसु, ऐसे जो है ना, इन सब का नाम उसके अंतर्गत आपका आता है। बाकी ऐसा और कुछ नहीं है, ये मनगढ़ंत बनाई हुई चीजें हैं लोगों को भ्रमित करने के लिए। ठीक है सर, मतलब 33 कोटियां, इसका मीन्स 33 टाइप 33 प्रकार। 33 कोटियां हैं केवल, करोड़ नहीं है वहां पर आपका। हाँ, कोटिया तो कोटिया का मतलब टाइप है, जो डिफरेंट टाइप है। हाँ, वो ओनली। 1 by 1 ये बोला गया है। कोटि का मतलब सिंगल, एक एक मिलाकर ना। हाँ हाँ हाँ। अभी जस्ट हम बता भी देते हैं। इसको नोट कर लिया। अब इसके आगे हम लोग क्या बात करेंगे? अनुमान के प्रकार बात करेंगे और अनुमान के दोष। यही 2 पॉइंट बाकी है। अनुमान के प्रकार जो है शाम वाली क्लास में हो जाएगा, और अनुमान के दोष जो है कल सुबह हो जाएगा। जब अनुमान कंप्लीट हो जाएगा, तब इससे संबंधित हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तब इससे ठीक है संबंधित सर। हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस कर लेंगे। जस्ट सेकंड हम बता भी देते हैं, जो आपने 33 कोटियां है आपकी, उसको भी जान लो। मैंने कहीं लिखा है इसको। सर इसमें से क्वेश्चन आते हैं जो आप बता रहे हो? कौन सा इसमें? हाँ, ये कोटियां इसका वैसे इसका आता 33 नहीं है। कोटियां। आप जो हम लोग भ्रमित रहते हैं उसके लिए हम बता रहे हैं ना, जिसका हम लोग को सही ज्ञान नहीं होता है। इसमें मैंने लिखा है कहीं, जस्ट वेट करना। चलो इसको हम ढूंढ कर फिर आपको बता देंगे। ठीक, चलो ठीक है। ठीक है चलिए, सर। तो क्लास हम लोग यहाँ पर ओवर करते हैं ना। तो चलिए, आप लोगों को क्लास कैसी लगी आप लोग अपना कमेंट जरूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन बॉक्स में। और भी आपको जो भी टॉपिक चाहिए आप उसके बारे में बता सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।